हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आ गया हूं। डेली बेसिस पर आपके लिए बिहार स्पेशल टॉपिक्स लाए जा रहे हैं जो कि आपको बिहार के बारे में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ आने वाली आपकी जो भी बिहार बेस्ड एग्जाम्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। खासकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी और बिहार एसएससी, बिहार दारोगा, इन सारे एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बिहार से इत्तेफाक रखते हैं या बिहार को अच्छे से करीब से जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी मददगार रहेगी। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन बिहार, यानी कि बिहार में भाषा और साहित्य। बिहार अपने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए जाना जाता है और किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का अगर कोई लैंग्वेज है तो वहाँ के लोगों का एक वो इमोशनल कह लें कि पावर होता है, एक जुड़ाव होता है। कहीं भी लोग चले जाते हैं, अपनी भाषा को, अपनी कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और भाषा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़ के एक मीडियम ऑफ कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट है। भीड़ भाड़ में आप कहीं भी खड़े रहें और जो आपकी मदर टंग हो, जिस मातृभाषा में आप बात करते हैं, अगर उसी भाषा में कोई दूर व्यक्ति बोलता हुआ आपको सुनाई देता है तो न चाह के भी आप उससे अटैच्ड महसूस करने लगते हैं। और जब लैंग्वेज है तो उसमें कई सारे साहित्य के कार्य किए गए हैं जो लोगों को प्राउड फील कराते रहे हैं और हमेशा से एक अपनापन का एहसास देते रहे हैं। तो चलिए बिहार के लैंग्वेज और लिटरेचर को समझते हैं। वैसे तो ये जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बिहार की राजभाषा क्या है। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है बिहार के लिए वो है हिंदी। हिंदी जो है बिहार की राजभाषा है। इसी के साथ साथ उर्दू जो लैंग्वेज है वो यहाँ के लिए सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर बिहार की करीब 80% या कह लें 81% अप्रॉक्स जो आबादी है वो हिंदी भाषा में बात करती है, बोलती है या समझती है। जो अदर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेज हैं बिहार से उसमें मैथिली है, मिथिलांचल के क्षेत्र में, दरभंगा के क्षेत्र में, और कह लें कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र हो गया वहाँ पे, और उर्दू। बाकी ऐसे बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स के लिए जाना गया है। और जब आप आज़ादी के पहले का भारत देखते हैं और वहाँ पर जो न्यूज़पेपर वगैरह का, प्रेस का डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज जो है वो काफ़ी फेमस आपको नज़र आता है उस समय। उर्दू जो है ये सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आप समझ गए। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है तो वो है हिंदी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए, अनरिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो है, जो स्टेट से जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारा भाषा शामिल हो जाए, वो है भोजपुरी। ठीक है, तो ये भोजपुरी और मिथिला, ये बिहार से अगर कह लिया जाए कि दो लैंग्वेजेस के नाम बताने हैं, हिंदी वगैरह तो ठीक है, तो एक भोजपुरी और दूसरा जो क्षेत्र हो गया ये भोजपुर के क्षेत्र में या जो भी शाहाबाद का क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोला जाता है। दूसरा जो मगध का क्षेत्र था, अब मगध का इतिहास सब लोग जानते हैं, तो इस क्षेत्र में मगध का जो क्षेत्र है, जैसे जो गया का क्षेत्र है, औरंगाबाद का क्षेत्र है, अरवल का क्षेत्र, नालंदा, नवादा, ये सब कुछ जो हो गया तो ये मिथिलांचल, ये सब जो हो गया ये मगध का क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर मगही भाषा जो है वो बोली जाती है। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो बोलियां हैं इनका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन आपको हिंदी के साथ नजर आता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में भी यूज होते हैं और भोजपुरी में और मगही में यूज होते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हिंदी पट्टी, हिंदी बेल्ट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो मगध का क्षेत्र है वहाँ मगही बोली जाती है। बिहार के जो अधिकांश लोग हैं वो आम बोलचाल की भाषा के लिए बिहारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और जनगणना वगैरह जब किया जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी भोजपुरी
या मगही हो गया या मिथिला का हो गया, अंगिका भाषा है, यही सारी भाषाएं लोग अक्सर बोला करते हैं। तो बिहार के बारे में इतना तो इस स्लाइड से आपको कंसेप्ट हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज और जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेज हैं। रिकॉग्नाइज नहीं होने का मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भाषा को, वैसे तो हमारा भाषा जो है दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उसको जो तवज्जो, जो प्रेफरेंस नेशनल लेवल पर या हमारे संविधान में मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला है, इस बात को कहा जा रहा है। तो ये जो लैंग्वेजेज हैं बिहार के, इसमें देखिए बिहार की करीब 25.62 यानी कि करीब 25% आबादी जो है वो हिंदी बोलती है, और इससे थोड़ी कम या कह लें कि करीब इतनी ही आबादी जो है वो भोजपुरी बोलने वाली है। ठीक है, अदर जो हिंदी है उसमें मिलता जुलता थोड़ा बहुत अलग अलग बोली हो सकती है, तो 14.3% लोग करीब हो गए। मिथिलांचल क्षेत्र मैथिली और ये करीब 12.5%, मगही जो है वो करीब 11%, उर्दू जो है ये 8.45%, सूरजपुरी जो है ये करीब 1.79% और अदर्स जो हैं वो 1.42%। तो यहाँ पर आपको एक सूरजपुरी भाषा भी समझ आया कि इस बिहार के क्षेत्र से इत्तेफाक रखता है। एक बार को आप जेहन में अपने रख सकते हैं। तो देखिए अब जो भाषाएं हैं इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, किसी भी आधार पर कर सकते हैं। जैसे गंगा नदी के उत्तर के हिस्से में बोली जाने वाली बोलियां या भाषाएं जो हो गई, दक्षिण बिहार में बोली जाने वाली बोली, भाषा, लैंग्वेज, इस तरीके से। तो जो बिहार की भाषाएं हैं इसको डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। एक जो कि कहा गया कि ये आर्यन फैमिली से आते हैं और दूसरे जो मुंडा फैमिली से आते हैं। तो बाइफर्केशन जो है बिहारी भाषाओं का वो किस आधार पे किया गया, तो लैंग्वेज फैमिली के आधार पे किया गया। एक उसमें से हो गया आर्यन और एक हो गया मुंडा फैमिली, यानी द्राविडियन लैंग्वेज का एक ऑफशूट मुंडा है, और उससे इत्तेफाक रखने वाले जो बिहार के लैंग्वेजेज हैं हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्यन फैमिली के लैंग्वेजेज को, यानी आर्य परिवार की जो भाषा है उस पर हमारा यहां पर जोर रहेगा। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मैथिली। अब ये 1 नंबर का सवाल हो सकता है कि नहीं, आपसे पूछ लिया जाए कि जो मैथिली भाषा है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे कि ठीक है ये आर्यन फैमिली जो है, आर्यन लैंग्वेज है, उस फैमिली से ये आने वाली भाषा है। तो ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि नेटिव है इंडिया के कुछ हिस्सों में और कुछ नेपाल के हिस्सों में। यानी मैथिली भाषा बिहार में तो बोली जा रही है, यानी ऑब्वियसली भारत में बोली जाती है, और इसके अलावा ये कहाँ बोली जा रही है, तो ये बोली जा रही है नेपाल के क्षेत्र में, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। और ये बिहार के किस हिस्से में बोली जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट, बिहार के नॉर्दर्न रीजन में बोली जाती है और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और जो 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेज हैं, यानी जो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें से एक है मैथिली। मिथिला का क्षेत्र कल्चरली रिच है, मिथिला पेंटिंग वगैरह के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर एक से एक बहुत ही फेमस कवि, रचयिता, रचनाकार ये सब लोग रहे हैं। उनकी रचनाएं जो हैं बहुत खास हैं, बहुत अहम हैं। जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड है मिथिला भाषा का वो हमें 8वीं सेंचुरी का दिखता है, 8th सेंचुरी का, 8वीं शताब्दी का। मिथिला जो है इसको माना गया है, अगर हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करें, रामायण से इसको जोड़ के अगर देखा जाए तो ये राजा जनक का क्षेत्र रहा था, उसकी ये राजधानी रही थी। यानी कि वैसे भी अगर कल्चर और हेरिटेज के हिसाब से समझना चाहें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना रिच है, आप वैसे समझ सकते हैं। अब मन में सवाल आ सकता है कि ठीक है बिहार में बोली जाती है, सर आपने कह दिया, तो बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है, या जो पहले के क्षेत्र हैं उसी में बता दीजिए। तो जो पहले वैशाली का क्षेत्र था, आज का वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस समय क्या है, वैशाली जो है वो एक क्षेत्र हुआ करता था जो
हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर 8 अलग अलग क्लान्स का रूल था, तो वो जो क्षेत्र हो गया उसमें जो वैशाली का रीजन हो गया, इसके अलावा जो विदेह का क्षेत्र है और अंग का क्षेत्र है, यानी ये अंग वगैरह जो हो गए, जैसे भागलपुर का क्षेत्र हो गया, विदेह और वैशाली आजू बाजू में आप वैसे देख सकते हैं। इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी इस तरीके का कन्फ्यूजन आता है मन में तो आप क्या करें, जल्दी से महाजनपद वाले स्लाइड को कंसल्ट किया करिए, ठीक है। तो अभी के लिए अगर पूछ ले कोई कि ठीक है, पहले तो आपने बता दिया कि विदेह का क्षेत्र, वैशाली का क्षेत्र और अंग का क्षेत्र जो है वहां बोली जाती थी, तो आज के जिलों के हिसाब से बता दीजिए, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बहुत इजीली, बहुत सरलता से आप बता सकते हैं कि अभी के लिए ये पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में बोली जाती है, सीतामढ़ी के क्षेत्र में बोली जाती है, शिवहर के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जो क्षेत्र हो गया ये विदेह वाला क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सहरसा और सुपौल, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। अब आप ये भी समझ गए कि यहाँ पर कोई भी दक्षिण बिहार का जिला नहीं है, यानी आर्यन फैमिली से आने वाला जो ये मैथिली भाषा है ये कहीं से भी दक्षिण बिहार में प्रोमिनेंटली नहीं बोला जा रहा है। इस बात को भी आप समझ गए। तो इस लैंग्वेज में यानी कि मिथिला क्षेत्र की अगर बात करें तो मैथिली भाषा बोली जाती है, उसकी सबसे पहले कंपोजिशन कौन सी है, सबसे पहली कंपोजिशन, तो ये नाम याद रख लीजिए एकदम। यहां पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है ये फर्स्ट कंपोजिशन है मैथिली लैंग्वेज का। किसके द्वारा लिखा गया है वर्ण रत्नाकर? ये 1 नंबर का सवाल फिर से बन रहा है यहां पे। तो इसका जवाब है ज्योतिश्वर ठाकुर जी ने इसकी रचना की है, वर्ण रत्नाकर, जो कि सबसे पहला वेरी फर्स्ट जो कंपोजिशन है मिथिला भाषा में। अब देखिए एक दिन बहुत खास है, प्राउड भी हमें फील करना चाहिए और इस दिन को हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, कई जगहों पर सेलिब्रेट भी किया जाता है। वो है 22 दिसंबर 2003। 22 दिसंबर जो है ये मेमोरेबल है। वर्ष 2003 की बात है कि जो ये मैथिली भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया? तो किया गया था 92nd, यानी 52वां, ठीक है, यानी कि जो 92 नंबर का हमारा संविधान संशोधन हुआ है तो वो उसके थ्रू यहां पर 8वीं अनुसूची में मिथिला क्षेत्र के मैथिली भाषा को शामिल किया जा रहा है। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि ठीक है, वर्ण रत्नाकर पुस्तक के बारे में तो बात हो गई सर, लेकिन यहां के सबसे महान पोएट कौन थे? तो उनका नाम है महाकवि विद्यापति जी, ठीक है। इनका नाम आपको हमेशा याद रखना है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मिथिला ना बोला विद्यापति बोला, बात एक ही है। अपार्ट फ्रॉम महाकवि विद्यापति जी, महेश ठाकुर, महिमनाथ ठाकुर, हरि मोहन झा, ये लोग बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, बहुत ही प्रमुख लेखक हैं और इनके बिना मिथिला भाषा का इमेजिनेशन ही बेकार है। ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए। अब हम आगे बात कर रहे हैं भोजपुरी लैंग्वेज की, यानी जो हम यहां पर बात कर रहे थे लैंग्वेज ऑफ आर्यन फैमिली, इसमें हमने सबसे पहले मैथिली भाषा को देखा। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर भोजपुरी। मैं खुद भोजपुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन से आता हूं और मेरी एक बहुत ही गहरी जुड़ाव है इस भाषा के साथ। भोजपुरी भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है और ये नेटिव है भोजपुर और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, इस क्षेत्र में बोला जाता है। कई लोग भोजपुर का क्षेत्र कहने से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पहले का शाहाबाद जिला है, अब मैं आपको वेरी फर्स्ट मैप पर ले चलता हूं, इस क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पहले का शाहाबाद जिला है। अब होता क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये टूट जाता है, बंट जाता है, तो अब इसमें 4 जिले हैं। एक यहां पर भोजपुर है, एक बक्सर है, एक रोहतास है और एक कैमूर है। पहले ये 2 हिस्सों में टूटा था,
भोजपुर जिसका मुख्यालय आरा हुआ और रोहतास जिसका मुख्यालय सासाराम। बाद में रोहतास से कैमूर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है जिसका हेडक्वार्टर भभुआ है, और जो भोजपुर से बक्सर टूटता है तो बक्सर जिले का मुख्यालय बक्सर ही है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा ये जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है, और ये जो क्षेत्र है यानी सिवान, गोपालगंज, चंपारण का क्षेत्र, यहाँ पर भी जम के भोजपुरी बोली जाती है। अब ये जो भोजपुर का क्षेत्र है तो ये भोज नाम आया कहाँ से? चलिए मैं आपके लिए एक लाइन भोजपुरी में ही बोल लूँ कि जवन भोजपुरी नाम पड़ल बा, चाहे जवन भोजपुर क्षेत्र कहल जाला, तो एह में ये भोज नाम कहाँ से आइल बा? एगो बहुत ही लायक सवाल बा, कोई से पूछ सकता। तो जे एगो राजा भोज रहनी उनके से ही नाम पड़ल बा। ओके, तो कुछ इस तरीके से भोजपुरी बोली जाती है। तो जो डिसेंडेंट थे राजा भोज के, उन्होंने एक नए क्षेत्र का निर्माण किया था मल जनपद में, ठीक है, जिसकी राजधानी भोजपुर थी। और यही रीजन है कि ये लैंग्वेज बहुत फेमस हो गया। यहाँ जो लोग जिस बोली को प्रमोट किए बोले तो वो भोजपुरी कहा जाता है। अब जिला के हिसाब से अगर कह लिया जाए तो गोपालगंज, सिवान, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, तो ये जो आप समझ गए कि ये उत्तरी बिहार के ये जो जिले हो गए। इसके अलावा जो दक्षिणी बिहार के जिले हुए, इसमें बक्सर, रोहतास, ये भोजपुर ये हो गया, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। कैमूर में भी बोला जाता है। और इसके अलावा ये जो सारण देख रहे हैं तो ये वापस से सारण नॉर्थ बिहार हो गया। यहाँ पर क्या आपको करना है कि मैप उठाना है, ब्लैंक मैप ले लीजिए और वहाँ पे लैंग्वेज जो जहाँ बोले जा रहे हैं उसको अच्छे से शेड कर दीजिए, एक कंसेप्ट भी बनता रहेगा। ओके, 17वीं सदी की बात है, 17th सेंचुरी की। तो यहां पर मॉडर्न लाइंस पर इसको लाने की कोशिश की गई। 2 नाम याद करिएगा, धरती दास और दरिया दास, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे लिटरेरी वर्क्स के रूप में इसको डेवलप किया गया। लेकिन और आगे चल के यहाँ पर जो बड़े नाम हैं, अगर हम बात करें कि भोजपुरी जो लिखी जाने लगी, पहले ये बस बोली के रूप में जानी जाती थी। और यही बात है कि ये सारी क्राइटेरिया जो है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पर ये फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। जो लिटरेरी वर्क्स किए गए हैं उसमें महेंद्र मिसिर का बहुत बड़ा नाम है। उनका एक अलग स्टाइल था लिखने का, गाने का। पुरवैया जो है उस रूप में भी ये जाना जाता है। और भिखारी ठाकुर, जिनको कि भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है, और इनकी जो नाटक है विदेशिया, कौन नहीं जानता है। और बाबू रघुबीर नाथ, ये 3 नाम आपको हमेशा याद रखने होंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हीं तीनों ने रचना किया है, बहुत सारे और रचयिता हैं, लेकिन इन 3 व्यक्तियों का नाम हमेशा आपको अपने जेहन में रखना है। सबसे फेमस वर्क की अगर बात की जाए तो कौन सा नाम बताएंगे आप? कहेंगे विदेशिया। तो विदेशिया क्या है? ये फेमस वर्क है राय बहादुर भिखारी ठाकुर जी का, ठीक है। और देख लीजिए जैसे कि कैकेयी और ऋतुवंश, ये रचनाएं जो हैं ये केदारनाथ मिश्र की हैं, केदारनाथ मिश्रा जी की 2 रचनाएं आप याद रखेंगे, कैकेयी और ऋतुवंश। इसी तरीके से मनोरंजन और रघुबीर नारायण ने फिरंगिया और बटोइया लिखा है। तो भोजपुरी भाषा इस क्षेत्र में तो बोली जाती है। इसके अलावा मॉरिशस, फिजी आइलैंड पर जो लोग रह रहे हैं, जो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर अंग्रेजों के द्वारा वहां ले गए थे, वहां पर भी बोलते हैं। अब एक मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये वर्ड बहुत फेमस है, गिरमिटिया मजदूर, कि जो भी लोग कहीं प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में ले गए इस क्षेत्र से, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। भले वो मॉरिशस ले गए, फिजी ले गए, या साउथ अफ्रीका में, या कहीं पर और ले गए, गिरमिटिया मजदूर। तो ये गिरमिटिया का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो ये गिरमिटिया वर्ड है ये भ्रंशित रूप है। अंग्रेज जब थे और जब वर्कर्स को ले जा रहे थे तो वो एक अग्रीमेंट करते थे कि चलो एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, इतने वर्षों के लिए हम आपको ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अग्रीमेंट वाले वर्कर हैं, लेबरर्स हैं,
वो अग्रीमेंट मजदूर हैं। तो अग्रीमेंट शब्द जो है वो भ्रंशित हो गया भोजपुरी में, और बाद में गिरमिट, अग्रीमेंट जो है वो गिरमिट 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 और इस तरीके से गिरमिटिया बन गया। तो ये भी आप थोड़ा सा एक फनी बात है, आप दिमाग में रख सकते हैं। अब इंडो आर्यन लैंग्वेज कैटेगरी का बिहार का तीसरा भाषा जिस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, और ये है मगही। मगध के क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत पुराना और बहुत ही विशाल क्षेत्र, गजब का इतिहास और उतनी ही रिच यहाँ की भाषा। मगही भाषा जो है ये वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मगध किंगडम का। तो इस तरीके से इतिहास के पन्नों से अगर कुछ आप ले आए बाहर तो आपको ये नजर आएगा कि मगध के क्षेत्र की जो ऑफिशियल भाषा थी, मगध राज की जो आधिकारिक भाषा थी वो मगधी थी। और अभी ये पटना, नालंदा, नवादा, गया इन डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है, और मगही को कई बार मगधी भी बोला जाता है। तो मगह के क्षेत्र कहा है तो मगह क्षेत्र में मगही, या जो मगध बोले तो मगध के क्षेत्र के लिए मगधी। समझ गए। और हम मेडिएवल पीरियड की बात करते हैं, जो मध्यकालीन काल है उसकी अगर बात करें तो ये जो लैंग्वेज है ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया था डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए, खासकर आश्रम वगैरह में या फिर पीठ में या फिर मठ वगैरह में ये कन्फाइन हो गया था मुस्लिम एरा में। सीधा बात है कि जब हम मेडिएवल पीरियड की बात कर रहे हैं तो उस समय जो भी साधु महात्मा संत थे बस ये उनकी भाषाएं बन के रह गया था। और फर्स्ट पोएट अगर कोई आपसे पूछ दे कि मगही भाषा का पहला कवि कौन है तो उनका नाम है ईशान। ठीक है, ईशान कवि जी को आप याद रखेंगे। ये पहले कवि थे मगध क्षेत्र के लिए, मगही भाषा के लिए। योगेश्वर सिंह योगेश बहुत बड़ा नाम है, ये मोस्ट फेमस राइटर हुए मगही के लिए, और इनकी जो इपिक है, जो इन्होंने एक ग्रंथ ही लिख दिया है, जो महाकाव्य है उसका नाम है गौतम। अब ये सारे सवाल जो हैं आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल भी आपको इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एकदम जैसे स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को एकदम ऐसे ही आप नोट्स के रूप में बनाते जाइए। जो भी काम की बातें हैं आप उसको लिखते जाइए कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपके मन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण पाठक, इसी तरीके से चतुर्भुज मिश्र, श्रीधर मिश्र, बाबा कदम दास, हरिहर पाठक, इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन सभी का अगर मगधी भाषा के डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम जैसा कि देख रहे थे कि मेडिएवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में ये जो अपनी चमक है कहीं खो दिया था और लिमिटेड जगहों पर ये यूज हो रहा था। लेकिन वर्ष 1952 में यानी आज़ादी के 5 वर्ष बाद ये जो भाषा है यानी जो मगही भाषा है, मगधी भाषा है, ये अपने इम्पोर्टेंस को फिर से समझता है, रिकॉग्नाइज करता है जब पटना में मगही परिषद जो है इसकी स्थापना की जाती है और मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है वर्ष 1952 में, 1952। तो आप समझ सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स किसी भी लैंग्वेज के साथ आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरी है उस लैंग्वेज के बोलने वाले लोगों के लिए कि वो किस तरीके से उसका संरक्षण करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर अब तक हमने उन लैंग्वेजेस को देखा जिसका इत्तेफाक रहा आर्यन रूट्स से, आर्यन फैमिली से आने वाले लैंग्वेजेस को देखा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जो कि मुंडा फैमिली से आते हैं। इसमें कौन सी भाषाएं हो गई, तो इसमें अंगिका हो गई, इसी तरीके से वजिका है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम उर्दू लैंग्वेज का जिक्र करेंगे, हिंदी पर बात कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे पास बात करने के लिए, लेकिन वो हम किसी और दिन करेंगे। ये लैंग्वेज का पहला वीडियो था। जब हम फिर मिलेंगे तो आगे लैंग्वेज और लिटरेचर पर जम के चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।